मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए शांतिपूर्ण तरीके से हुए और वोटर टर्नआउट में भी इजाफा हुआ। आप लोगों का जो सहयोग कमीशन को मिलता रहा मेरे मार्फत, जो आपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी को सहयोग शुरू से ही दिया, चाहे वो मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान हुआ, चाहे इलेक्शंस के कंडक्ट करने के समय हुआ, तो सबसे पहले मैं मीडिया और आप सभी को कमीशन की तरफ से अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे चुनाव हुए और किसी भी तरह का कोई ऐसी बात नहीं आई जिसको लेकर हमें कुछ बात सोचनी पड़े। अब चूँकि अब कल मतगणना का समय आ गया है, तो सभी राज्यों में हम लोग चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से इस बात का कमीशन के स्तर पे जायज़ा ले रहे हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं निर्वाचन आयोग की, उनको सही तरह से उसकी पालना हो, और ताकि ये जो निर्वाचन प्रक्रिया का जो आखिरी जो कड़ी है उसमें भी निर्विघ्न रूप से सब प्रकार की जो है संचालन हो। और कई बार ऐसा होता है कि निर्वाचन के जो मुख्य जो प्रक्रिया है पोलिंग तक का, उसके लिए तो सब लोग बड़े तैयार रहते हैं प्रशिक्षण के हिसाब से भी और सेंसिटाइजेशन के हिसाब से भी, लेकिन अचानक काउंटिंग आ जाता है तो उस समय कई सारी ऐसे निर्देशों को जो है वो समझने में कठिनाई आती है। तो इस आशय का हमने सभी प्रदेश, जो 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, अलग अलग हमने इस तरह की बैठकें करके एक बार और जायज़ा लिया कि आया इंस्ट्रक्शंस के बारे में किसी प्रकार की कोई डाउट तो नहीं हो। इसी सिलसिले में पहले हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ, और फिर आज समय निकाल के मैं आया और आज अभी कोई 2-2.5 घंटे हम लोगों ने इस बात की समीक्षा की कि जो भी इंस्ट्रक्शंस पुराने और नए जारी हुए हैं उनके बारे में जो है उसकी कंप्लायंस हो गई है कि नहीं हो गई। मैं मतगणना के इंस्ट्रक्शंस के बारे में 2 मिनट बाद फिर आऊँगा इस विषय पर। दूसरा जो विषय जो आज हम लोगों ने बहुत ही ब्रीफली चर्चा की कि वो है 2014 का जो पुनरीक्षण कार्यक्रम है, समरी रिवीजन है। जैसा कि आपको विदित है, बाकी सभी राज्यों में, इन 5 राज्यों के अलावा और यूनियन टेरिटरीज़ में जो समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 2014 है, जो 2014 की मतदाता सूची होगी जिसके आधार पर लोकसभा चुनाव होंगे, उसका काम सितंबर से शुरू हो गया था। और जैसा कि आपको पता है, ड्राफ्ट एप्लीकेशन है, तत्पश्चात उसका जो है वो आपने रिवीजन का पूरी एक्सरसाइज होती है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का होता है, और अंततः प्रायः सभी राज्यों में अदर देन दीज 5 पोल गोइंग स्टेट्स 6 जनवरी 2014 को प्रायः एक आध स्टेट को छोड़कर फाइनल पब्लिकेशन रोल का होगा 1/1/2014 के संदर्भ में, जो एक आधार होगा लोकसभा चुनावों का। चूँकि इन 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, इसलिए जिस पीरियड में और जगहों पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा था, वो निश्चित रूप से यहाँ इन 5 राज्यों में नहीं हो सकता था। तो अब कमीशन ने इस निर्वाचन की प्रक्रिया जो चल रही है, इसके समाप्त होते ही बहुत कम अंतराल में ही 16 दिसंबर से ड्राफ्ट पब्लिकेशन ऑफ रोल्स करके और 2014 के रोल तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश इन 5 राज्यों को दिए, जिसमें मध्य प्रदेश भी है। और उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करके, और क्या स्ट्रैटेजी हो, किस तरह से आप लोग ये इंश्योर करें कि कम समय होते हुए भी हम अधिक से अधिक जो पोटेंशियल मतदाता हैं उन तक हम पहुंच सकें। आप लोग हमेशा इसमें सहायक रहे हैं। मैं आज भी आप लोगों से इस बात की गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यंगस्टर्स, ख़ास तौर पे 2014 के रोल में प्रायः उन लोगों के नाम ही सबसे ज़्यादा आएंगे जो कि 18 साल के माने जाएंगे 1/1/2014 को, क्योंकि वो आज की तारीख में ना तो वो इस मतदान में वो भाग ले सके क्योंकि वो इलेक्टर नहीं थे, और ना ही हम उनको इस समय कर भी सकते थे क्योंकि पात्र ही नहीं थे। जहाँ तक अन्य मतदाताओं का सवाल है जो नहीं जुड़ सके होंगे, ऐसे भी कई सारे होंगे, उन तक भी हमें पहुँचना होगा, लेकिन उनकी संख्या शायद इसलिए ज़्यादा ना हो क्योंकि
मध्य प्रदेश में जिस तरह से पुनरीक्षण का काम बेहतरीन हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा शिकायतें इस बात की नहीं आई कि मैं वोटर था लेकिन फिर भी मेरा नाम नहीं आया। फिर भी हम उन लोगों तक भी पहुँचेंगे। ये 16 दिसंबर से प्रारंभ होके और 31 दिसंबर तक हम क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस मांग रहे हैं और तत्पश्चात 21 जनवरी 2014 को ये 2014 का जो फाइनल रोल है वो पब्लिश होगा और उस फाइनल पब्लिकेशन के आधार पर ही आगामी जो चुनाव होंगे लोकसभा के वो उस रोल पे आधारित होंगे। तो मैं आप लोगों से जहां एक और हमने इस बात की समीक्षा करी और कार्यक्रम के बारे में यही निर्देश दिए कमीशन की तरफ से कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो क्लेम्स, आपत्तियां और दावों की जो समय है उन 15 दिनों के अंदर हम कोशिश करें कि लगभग सभी ऐसे मतदाता जो 18 साल के हो चुके हैं उनकी फॉर्म 6 आ जाए और ताकि सभी लोग 2014 के होने वाले लोकसभा इलेक्शंस में जुड़ जाएं। आप लोगों से खास तौर पे अपील करूंगा, सीओ साहब आपके साथ बहुत अच्छा उनका इंटरेक्शन है, मैं अपील ये भी आग्रह करूंगा कि समय समय से प्रेस और मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचें और दौराने जब जो प्रक्रिया है पुनरीक्षण की उस दौरान में भी समय समय से आप लोग जो है लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ जैसे कि आपने पिछले साल किया। इन दो मकसद से मैं आज मैंने बैठक करी। जहाँ तक इंस्ट्रक्शंस का सवाल है मतगणना के संबंध में, जितनी अधिक से अधिक पारदर्शिता आ सके उतनी पारदर्शिता लाने की जो है वो कोशिश की जाती है कमीशन द्वारा। यूँ तो पहले से ही पारदर्शी मतगणना प्रक्रिया है। हाल ही में कुछ 2-4 और इंस्ट्रक्शंस जैसा कि हर चुनाव से पहले हम लोग कुछ ऐड करते हैं गुजरात के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो मैं 2-1 चीज़ों की तरफ ध्यान आपका दिलाना चाहूँगा जो पहले से आप लोगों ने शायद उसको प्रकाशित भी कर दिया होगा कि इस बार आपने देखा कि जो डाक मतपत्र हैं, पोस्टल बैलेट्स हैं, उनकी संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है और उसके पीछे एक पूरा ऑर्गेनाइज संगठित तौर पर एक रणनीति के तौर पर कमीशन ने ये प्रयास किए कि जो चुनाव कर्मी चुनाव की प्रक्रिया में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं उनको भी मतदान जो है करने का अधिकार है और वो उनको पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए। इस बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि काफ़ी बड़ी संख्या में मतदाता जो चुनाव कर्मी हैं उन्होंने पोस्टल बैलेट दी है। तो इसकी काउंटिंग में नेचुरली जैसे पहले कई बार 100% की जगह वो कोई 10%, 20%, 25% तक मतदाता जो है वो डाक पत्र पहुँचते थे, लेकिन अब के ऐसी उम्मीद है कि लार्ज संख्या में पहुंचेंगे। तो ना जाहिर है ज़्यादा मतपत्र जब आएंगे टेबल पर तो आरओ अकेला उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो अब ये इंस्ट्रक्शंस ये दिए गए हैं, 5 राज्यों के लिए दिए गए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा केवल ये मध्य प्रदेश के लिए ख़ास नहीं है, बट चूँकि मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये व्यवस्था की है कि जो आरओ की टेबल है उसके साथ 2 सहायक आरओज भी अतिरिक्त लगाए जा सकते हैं, 3 भी लगाए जा सकते हैं अगर वहाँ पर जगह है टेबल लगाने की। और ये सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो आरओ को मदद करेंगे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में। और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए हर एआरओ को एक काउंटिंग सुपरवाइज़र जैसे कि एक सामान्य टेबल पे जहां ईवीएम की गणना होती है वहां मिलता है और साथ में 2 काउंटिंग असिस्टेंट्स भी देने की व्यवस्था की गई है ताकि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में कोई व्यवधान ना हो और थोड़ा त्वरित गति से हो। दूसरा कमीशन के इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके बारे में मैं रिपीट ही करना चाहूँगा क्योंकि कई तरह की भ्रांतियाँ लोगों में होती हैं। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि एग्जैक्टली 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी कल, तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना से शुरू होगा। और मतगणना का तात्पर्य है कि पोस्टल बैलेट के लिफाफे जो आ रहे हैं उनको इकट्ठा करना, फिर उसमें से एनवेलप को फाड़ के अंदर पोस्टल बैलेट वाला एनवेलप निकालना, उसका डिक्लेरेशन फॉर्म देखना और वो वैलिड है या इनवैलिड है। आधे घंटे के उपरांत ही ईवीएम की काउंटिंग प्रारंभ होती है और उसके बाद डाक मतपत्र की गणना भी शुरू चलती रहेगी और ईवीएम्स के राउंड्स भी काउंटिंग के चलते रहेंगे। जब लास्ट बट वन वाला, यदि 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ईवीएम की काउंटिंग चल रही है और अभी चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें राउंड में पहुँचे हैं, इस बीच में डाक मतपत्र का पूरा जो है वो गणना पूरी हो चुकी है तो एक सिचुएशन हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए डाक मतपत्र के ज़्यादा होने की वजह से चलते जा रहे तो कमीशन का ये निर्देश है कि लास्ट बट वन, आखिरी से एक राउंड पूरा जो है उससे पहले जो ईवीएम की काउंटिंग को तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि डाक मतपत्र की काउंटिंग पूरी नहीं हो जाए।
अब ये एक इमेजिनरी है कि कौन सा पहले होगा, लेकिन कहीं ऐसा होता भी है तो निर्देश ये रहेंगे कि लास्ट बट वन राउंड को रोक दिया जाए, अभी पोस्टल बैलेट पूरा होगा। जब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी होकर उसका रिकॉर्ड पे आ जाएगा, तत्पश्चात ही सेकेंड बट वन वाला जो राउंड है उसको प्रारंभ करके निपटाया जाएगा और घोषणा तभी की जाएगी जब ईवीएम का लास्ट राउंड की काउंटिंग हो चुकी होगी। ये एक मुख्य रूप से जो निर्देश है जिसको रिपीट किया गया है, और वो भी इसलिए क्योंकि डाक मतपत्र इस बार ज़्यादा आने की जो है वो संभावना है। इसके अलावा हमने ये भी किया है कि जो डाक मतपत्र की अतिरिक्त टेबल्स मैंने अभी जिक्र किया AROs के लिए, ARO और काउंटिंग सुपरवाइज़र, 2 काउंटिंग असिस्टेंट तो हमारे इलेक्शन कर्मी रहेंगे। उन ARO की टेबल पे काउंटिंग एजेंट जो हैं कैंडिडेट्स के, वो भी रह सकते हैं। दैट मीन्स कि हर टेबल जहाँ पे मतगणना होगा डाक मतपत्र का, वहाँ पे साथ साथ कैंडिडेट्स के काउंटिंग एजेंट्स भी जो है रहेंगे। और ये बात सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारी और ROs अपने कंटेस्टिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनको आज शाम तक हर हालत में सूचना कर देंगे कि हमने ये व्यवस्था की है, ताकि अगर मान लीजिए मैं एक RO हूँ, मैं 2 टेबल लगा रहा हूँ AROs की, तो कैंडिडेट के रूप में मेरे कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए कि अगर 2 लगा रहे हैं तो मैं 2 काउंटिंग एजेंट भी तैयार रखूँ। तो ये व्यवस्था की जा रही है, सूचना जा चुकी है। बाय दिस टाइम ऑल दी कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन इन्फॉर्म, बट मैं आप लोगों के मार्फत भी ये बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जो कि कैंडिडेट्स भी आपके उसको पढ़ेंगे और कुछ मीडिया वाले आपके चैनल्स के थ्रू भी आज ही देख लेंगे। सो दिस इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग सेंट टू ऑल दी ROs to inform the contesting candidates that this is the arrangement, that I have put 2 extra tables, so if you want you can put 2 counting agents also. Otherwise tomorrow when they go and suddenly they find 2 tables and then they say कि साहब आपने हमें बताया नहीं, counting agent हम तो लेके आ जाते। So this is another thing which has been done. Then another thing which has been incorporated as a new instruction is that हर राउंड पे EVM की काउंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, there will be around 14 tables, there can be more, there can be less. Now 14 tables के केस में when the एक EVM का खुलना मतलब एक राउंड हो गया उस टेबल का, वो जब काउंटिंग पूरी होगी तो जो 17C का पार्ट 2 है जिसमें लिखा जाता है कि किस कैंडिडेट को कितना वोट मिले, उसका एक पूरा बनाया जाता है, एक फॉर्मेट बनाया जाता है 17C का। तो उसकी 2 कॉपियाँ बनाई जाएंगी और 2 कॉपियाँ, एक कार्बन कॉपी होगी, एक ओरिजिनल होगी, और उसको काउंटिंग सुपरवाइज़र भरता है। जब वो डिस्प्ले करने के बाद उसको रिकॉर्ड करता है। वो रिकॉर्डेड जो 17C की जो पार्ट 2 है उसकी एक कॉपी RO की टेबल पे जाएगी और दूसरी कॉपी जो है, जो कार्बन कॉपी है साइंड वाली, वो काउंटिंग सुपरवाइज़र अपने पास रखेगा। उसके बाद काउंटिंग हॉल में एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त होगा जिसको कहा जाएगा काउंटिंग सुपरवाइज़र द्वारा कि इसकी फ़ोटो कॉपियाँ करके लाओ। वो जो दूसरा वाली कॉपी है काउंटिंग सुपरवाइज़र की, वो मान लीजिए 10 काउंटिंग एजेंट हैं 10 कैंडिडेट्स के, उतनी ही कॉपियाँ करके वो काउंटिंग सुपरवाइज़र के पास लाएगा और काउंटिंग सुपरवाइज़र उन प्रत्येक काउंटिंग एजेंट को उस राउंड में कितने वोट दर्ज हुए हैं हर कैंडिडेट की, उसकी कॉपी 17C की कॉपी देगा। ये इसलिए किया गया है कि ताकि कई काउंटिंग एजेंट केवल नोट करते थे कि भाई मेरे पार्टी को या मेरे कैंडिडेट को 10 मिले, वो क्या साहब कितने हैं, फिर 5, तो वो कोई नोट सही कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। तो उसको नोट करने की कोई ऐसा नहीं है कि वो नोट नहीं कर सकता, जब डिस्प्ले हो रहा है तो नोट कर सकता है, लेकिन उसको उस EVM मशीन की काउंटिंग और फॉर्म भरने के बाद फ़ोटो कॉपी होते ही एक कॉपी मिल जाएगी। तो मुझे एज अ काउंटिंग एजेंट पता होगा कि मेरे काउंटिंग टेबल पर जो इलेक्शन EVM 1 जो काउंट हुई थी उसमें मेरे कैंडिडेट को इतने वोट मिले। और फिर ऐसे अगर मान लीजिए 10 मशीनें या 15 हैं या 20 हैं, तो ऐसे मेरे पास एक काउंटिंग एजेंट के पास भी 20 कॉपियाँ आ जाएं, तो मैं अपने साथ में वो 20 कॉपियाँ जो ऑथराइज्ड हैं, साइंड बाय द काउंटिंग सुपरवाइज़र, वो मेरे पास होगी। तो ये एक तरह से दिस इज़ अनदर वे ऑफ फैसिलिटेटिंग द काउंटिंग एजेंट्स एंड द कैंडिडेट्स कि अब आपको नोट करके किसी ने 4 लिखा, किसी ने कुछ सुना, किसी ने डिस्प्ले देखा, डिस्प्ले पूरे से देख नहीं पाया, दोबारा उसने पूछा तो तब तक वो मशीन चली गई, व्हाटएवर, तो अब उसके पास बाकायदा ऑथराइज हुआ जाएगा, देयर विल नॉट बी एनी मिसमैच, तो उसकी इस बात की जानकारी रहेगी। ये 2-3 ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको लेके मैंने कहा आप लोगों को इसलिए भी बताऊं ताकि पीपल कैन नो
and even the candidates who are going to appoint counting agents, they can brief the counting agents कि साहब इस तरह की व्यवस्था होने वाली है।